तो our न्यू टॉपिक इज देखो सब कोई बायोमोलिक्यूल्स एज पर द नेम इज सजेस्टेड बायो एंड द मॉलिक्यूल्स इसमें कुछ केमिस्ट्री तो है ही बट इसमें बायोलॉजी का भी एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा ठीक है बट बायोलॉजी इज द सेंस जब बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स के बारे में आप देखते हो तो वहां पे थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाता है यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशंस और स्ट्रक्चर्स ज्यादा मिलेंगे तो चैप्टर में स्ट्रक्चर्स का ज्ञान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके टेस्ट के बेसिस पे आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को प्रूव करोगे इसमें और ये चैप्टर बेसिकली दो तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट मेजरली कहूंगा सा द पहला वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना है द सेकेंड वन इज द एमिनो एसिड्स ठीक है तो बेहतर बायो वाले भी थोड़ा समझ पा रहे होंगे एमिनो एसिड्स इज बेसिकली व्हाट वहां से उठो आउट उठो जाओ आओ 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 तो सही प्लीज आओ नहीं नहीं आओ ना प्लीज नहीं नहीं एडजस्ट करने की क्या जरूरत है आप यहाँ आइए तो सही प्रॉब्लम्स और ह्यूमिलिएशंस में फर्क होता है जो तू कर रहा है उसको ह्यूमिलिएशन कहते हैं बात के बीच में टोकना घर पे पापा जी के साथ करता होगा रेकर मत कर ठीक कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली व्हाट कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली तो मैंने बताया आपको दो पार्ट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है और एक होता है एमिनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उसे कहा जाता है बेसिकली जो हमारे डेली लाइफ एसेंशियल्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द थिंग वी ऑलवेज ईट इंडियन खास करके इंडियन चीजों के इंडियन जो बेसिक डाइट है दैट इज द चावल एंड द रोटी व्हाई बिकॉज उसके अंदर हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दूसरी बात है इसलिए इंडियंस कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी थोड़ी इकोनॉमिक्स डिफरेंट रूलर्स के कारण हमारी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पीछे रह गई या फिर ऐसा कह लो हम लोग के पास पैसे रहते हुए हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए दूसरे लोग पैसा कमा के निकल गए जैसे कि अंग्रेज वगैरह वॉटेवर तो शुरू से हम लोगों को कार्ब्स खाने की आदत हो गई क्यों क्योंकि वो स्लो एंड स्टेडी एनर्जी को प्रोवाइड करता है वंस यू ईट द चपातीस 3 और 4 चपातीस तो आपको 4-5 घंटे तक लगभग नॉर्मल भूख नहीं आती बिकॉज धीरे धीरे आपके बॉडी को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता रहता है ठीक है सेकेंड वन अगर आप बात करोगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में तो किस किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है द बेसिक सोर्स बेसिकली तो आपका दाल सॉरी चावल और रोटी तो है ही शुगर्स आप कंज्यूम करते हैं जो किचन में आपके रखा है शुगर्स इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ व्हाट जल्दी बताइए कार्बोहाइड्रेट्स इट प्रोवाइडेड बाय द सुक्रोज किसको जल्दी बताइए सुक्रोज सुक्रोज शुगर होता है जो शुगर केन्स में पाया जाता है ग्लूकॉन डी आप लेके आते हैं अपने बॉटल्स के अंदर दैट इज बेसिकली द ग्लूकॉन डी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल डी हम सब समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कंपनी वालों ने कैपिटल डी मेंशन क्यों करके दिया ठीक है उसके बाद ग्लूकोज के बाद आप ग्लूकोज का नाम सुने होंगे आप घर पे जाते हो आज सीजनल फ्रूट्स आते हैं दैट इज बेसिकली ऑरेंजेस एप्पल्स व्हाटएवर इट मे बी जो भी फ्रूट्स अभी आ रहे हैं ग्रेप्स गर्मियों के टाइम में तो वो जो भी चीजें आ रही हैं आप क्या करते हैं उसको बेसिकली वी कंज्यूम्ड इट और मुझे वो मीठा लगता है बिकॉज वो मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर भी एक कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज के नाम का बोलो हाँ या ना उसके बाद आप मिल्क पीते हो दूध पीते हो दूध में ही अपना एक स्वीटनेस होता है अलग बात है आपके टंग के टेस्ट बड को वो पसंद नहीं आता बट मीठा तो लगता है लेकिन उसको एक्स्ट्रा हम लोग इनहेंस करने के लिए हम एक्स्ट्रा शुगर या शक्कर मिला लेते हैं बट अगेन दैट इज व्हाट द सोर्स ऑफ व्हाट जल्दी बताइए कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज टेस्ट बड्स को वो एक एक्स्ट्रा एंगल प्रोवाइड करता है तो उसके अंदर क्या होता है आप जानते होंगे लैक्टोज शुगर बोलो यार यस और नो जो कि आपके कर्ड में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंतर्गत पाया जाता है तो दीज आर बेसिकली ओज ओज वाले जितने ग्लूकोज फ्रक्टोज
सुक्रोज, लैक्टोज, ये जो ओस टर्म लग रहा है, ये सब का सब रिप्रेजेंट किसको कर रहा है जल्दी बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को। इज इट ओके? तो कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि धीरे-धीरे हमें मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, हमें मेजर सोर्स क्या चाहिए अपने आप को जिंदगी जीने के लिए? दैट इज बेसिकली द प्रोटीन। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए? प्रोटीन। प्रोटीन को एक लैटिन टर्म प्रोटियस से डिराइव किया गया। उसका मतलब क्या होता है? जो हमारे जिंदगी का नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? नेसेसरी रिक्वायरमेंट। मतलब कार्ब्स के बिना, ठीक है कार्ब्स आप ले रहे हो अच्छी बात है, बट आपके बॉडी के मसल्स को ग्रो करने के लिए, आपको और अच्छा करने के लिए कार्ब्स तो आपको एनर्जी देगा, बट आपके बॉडी स्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट होता है। और प्रोटीन किस चीज से बना होता है? याद करो, एमिनो एसिड्स। एमीन और एसिड्स का बना होता है। एमीन मतलब अभी ग्रुप जो पढ़े हैं आप, NH2। एसिड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड एक ही होता है फिलहाल के लिए, COOH। तो मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर NH2 भी प्रेजेंट हो और क्या हो जल्दी बताइए? COOH भी प्रेजेंट हो। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे लिए एकदम निहायती जरूरी है, ठीक ना? वो चाहिए ही चाहिए और उसे हमें बाहरी सोर्स से लेना पड़ता है। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं होते हैं, तो अपने प्रोटीन के डाइट को ज्यादातर ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, अपने प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए दाल और मिल्क का इस्तेमाल कर, ज्यादातर हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर। वैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो भैया एग, फिश, मटन, वट एवर इट द थिंग्स जो कि हमको डायरेक्ट प्रोटीन सोर्स देता है। बट प्रोटीन इज वेरी रिक्वायर्ड। बट द पहला सोर्स ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत आसान सा चैप्टर है, बट बहुत जानकारी देगा। एक एक चीज को समझिएगा, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी हम लेके चलेंगे, बट कार्बोहाइड्रेट्स आपको टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है। ओके, तो लिखिएगा टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स एंड गिव द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। गिव द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। गिव द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। गिव द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए लिखिएगा। डेफिनेशन लिखिएगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। लिखिएगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स of carbon is called as carbohydrates. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, चलिए आप स्मार्ट बच्चे हैं सभी के सभी, हेल्प कीजिएगा मेरा। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हाइड्रेट्स? हाइड्रेट्स किसके लिए यूज होता है बोलो तो थोड़ा सा? वाटर के लिए, वेरी गुड। एक्वस हाइड्रेट होना किसके लिए यूज होता है? पानी के लिए यूज होता है आज तक, बोलो हाँ या ना? तो पानी के लिए जो चीज यूज होता है उसको हम लोग हाइड्रेट्स कहते हैं क्या? तो कार्बन का हाइड्रेटेड फॉर्म लेना, मतलब कार्बन को ऐसा मानो पानी में भिगा दो, तो आप क्या बोलोगे कल के दिन? भैया एक काम करते हैं, हम कोयले ले आते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा। ना ना ना, केमिकली मिलाना है, फिजिकली नहीं मिलाना है। कैसे मिलाना है? केमिकल। तो किसी कार्बन में अगर वाटर को अगर आप मिलाएंगे, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स। अलग बात है कि कार्बन का कुछ आपको एटम्स लेना पड़ेगा और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट? CxH2O और ब्रैकेट में क्या डाल दिया? Y। दिस द क्या बोलते हैं फॉर्मूला किसका जल्दी बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स का। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कुछ कुछ। चलिए, सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे पहले एक्स की जगह आप सबसे पहले 6 रख दो। कुछ बच्चा बोलेगा 1 2 से क्यों नहीं शुरू किया? चलिए बातें करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया कितना, बोलो यहाँ पे 6, तो फॉर्मूला कम्स टू बी, बोलो C6, फिर बोलो H2O होल 6, बोलो हाँ या ना? अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे आप तो क्या बनेगा बोलिए? C6 6 दूनी 12 H12 और क्या चीज? O6। C6 H12 और क्या चीज? O6। क्या ये फॉर्मूला पहचाना जाना सा है क्या? क्या फॉर्मूला है? किस चीज का फॉर्मूला है? बोलो बोलो यार। वेरी गुड। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। जो आप डेली बॉटल्स में घोल के लाते हैं, ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। ओके, लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, दिस फॉर्मूला इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फ्रक्टोज, या फ्रुक्टोज के लिए रिस्पांसिबल है ये। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। नाउ द क्वेश्चन arises, why does the glucose and fructose possess the same formula? Biology only says the glucose and fructose has the sweetest, they have this formula. But what is the reason behind that? They have the common molecular formula.
क्यों ऐसा है? क्या दोनों सेम है क्या? ना, ना, ना। दोनों सेम नहीं है। उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। चलो मैं तुमको बात बताता हूँ। आइसोमर्स नाम का चीज़ सुना है आपने? व्हाट इज़ आइसोमर्स? हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है, बट दे आर नॉट सेम इन देयर स्ट्रक्चर बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम के अरेंजमेंट इसके अंदर डिफरेंट है। क्या कैसे डिफरेंट है एटम के अरेंजमेंट? थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। एटम के अरेंजमेंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप आता है वो अल्डिहाइड आता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। और इसके अंदर जो ग्रुप आता है बच्चे, वो सीओ ग्रुप आता है, उसको हम कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं, और वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल। तो इसके अंदर जो बच्चे आएगा वो आपको देखने को मिलेगा अल्डिहाइड। क्या मिलेगा बोलो? अल्डिहाइड। और इसके अंदर क्या मिलेगा? कीटोन। क्या मिलेगा बोलो? कीटोन। और इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल दोनों है, बट ये कीटोन है और ये क्या है जल्दी बताइए? अल्डिहाइड है। ये डबल साइडेड लिंकेज है, यहाँ सिंगल साइडेड लिंकेज है। फर्क समझ में आया? इस कारण से दे आर हैविंग द सेम फॉर्मूला बट दे possess the different chemical behaviors because of the different functional group। अरे बात समझ में आई? एक के अंदर क्या लगा था बोलो? अल्डिहाइड। और एक के अंदर क्या लगा था? कीटोन। तो ये ग्लूकोज है और ये क्या जल्दी बताइए? फ्रक्टोज। एक के अंदर लगा अल्डिहाइड और एक के अंदर क्या लगा? कीटोन। इसलिए डिफर्ड है। स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे डिटेल से इसका डिस्कशन करेंगे। बिकॉज याद करो, हम लोगों ने डिफरेंट टेस्ट किए थे। याद करो, फेलिंग टेस्ट, ऑलेंस टेस्ट, एक टेस्ट, अरे बोलो हाँ या ना? ये टेस्ट किए थे, हेलो फॉर्म टेस्ट। बताओ, इन सब प्रकार के टेस्ट किए थे और दोनों अलग अलग टेस्ट दे रहा था। बोलो यार यस और नो? उसके बेसिस पे ये दोनों डिफर होना चालू होगा, आगे चल के समझेंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना रखा बोलो यहाँ पे? 6। और वाई का वैल्यू भी कितना रख दिया जल्दी बताइए? 6। ये फॉर्मूला ओके, ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक ना? आपने एक और फॉर्मूला सुना होगा, सारे बच्चे थे ना यहाँ पे, आपने एक और फॉर्मूला सुना होगा, दैट इज C12H22 और O क्या चीज? 11। बोलो हाँ या नहीं? C12H22 O11, ये किसका फॉर्मूला है सारे बच्चे बताना? अभी कंफ्यूज मत कीजिए, केवल इसमें पुट करने से नहीं होगा। मैंने क्या हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा है? अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 12 रख दिया, 12 के आंसर से पूरा हो गया। ना 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 ना, उसके पीछे कुछ और लॉजिक है। नहीं, यहाँ से इसका फॉर्मूला सुने हो क्या? ये किसका नाम होता है बोलो? शुगर का। किसका बोला हो? शुगर का। ये शुगर कहाँ पाया जाता है? ये कौन से शुगर का फॉर्मूला है? जो शुगर आपके किचन में प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली द आपके किचन में जो प्रेजेंट है। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है। अच्छा, शुगर बनता है शुगर केन से, बोलो हाँ या नहीं? और शुगर केन के अंदर क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है बोलो यहाँ से? ठीक ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? सुक्रोज, जो आप बचपन से चीनी खाते आ रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब अगर लेटर सपोज यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ बच्चे, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिया, इट इज, मैं कहता हूँ हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। वॉट नॉट नेसेसरीली हमेशा ये सही ही होगा ऐसे वाला फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला तक ये एक्सपेक्टेडली सही होता है। अच्छा, ये क्यों सही हो गया? क्योंकि पहले मॉलिक्यूल का तो आंसर बिल्कुल आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे एक काम कीजिए, यहाँ 12 रख दीजिए। 12 रखोगे तो 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। कहाँ आया आंसर? ठीक ना? वैसे नहीं करते। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स। टाइम बिंग हम समझेंगे ऑक्सीजन क्यों कम। इज इट ओके? तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया जल्दी बताइए? सुक्रोज। तो दीज आर बेसिकली जो जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ होता है? सारे ग्लूकॉन डीज के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी चीज आप खा रहे हो उसके अंदर ग्लूकोज है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आपने ऐसा सुना होगा क्लास 10th में, एक चीज सुना होगा, बताना मुझे आंसर, कि क्यों डाइजेशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक नेचर का होता है? या सॉरी, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक बाय नेचर। आंसर इसका क्या है? व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक? सारे बच्चे बताएंगे प्लीज। क्या होता है? एनर्जी लगता है ब्रेकडाउन? ना ना ना। बोलिए व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक? वायो वाले बताओ, आपके लिए ज्यादा सवाल है। बोलिए। अच्छा, रेस्पिरेशन के दौरान आप क्या इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं? तो आपने लिया ऑक्सीजन और रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर गया, लुक हियर, जब ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर गया, वो ऑक्सीजन आपके पेट में रह रहे कार्बोहाइड्रेट से कंबाइन करके उसको ब्रेक डाउन करता है।
सिंपलर मॉलिक्यूल्स। आपके में जो रोटियां प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। ऊपर से लिया आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको ब्रेक करता है C6H12O6 में, C6H12O6 में, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको ब्रेक करता है। वहीं ग्लूकोज फर्दर हमारे ब्लड के साथ मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बोलो हाँ या ना, कायम करने के लिए। बट इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? एनर्जी। तो आपने ऑक्सीजन लिया रेस्पिरेशन से, अब वो ऑक्सीजन ट्रैवल करता हुआ आपके स्टोमक में रह रहे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ रहा है और एनर्जी आपके बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है। Because human body requires the temperature of 37 डिग्री सेल्सियस to sustain। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए हमें सस्टेन करने के लिए, इसलिए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स के ऊपर 98 का आंसर आता है। बोलो हाँ या ना? हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। 99 होता है, 100 होता है, 101 होता है, हम बोलते हैं हम बीमार पड़ चुके हैं। बिकॉज़ 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन्स को चाहिए टिकने के लिए, अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए। तो एनर्जी तो कहीं से मिलनी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है? जब वो खाना खाते हैं, वो एनर्जी वो जब ब्रेक होगा, तो एनर्जी बाहर निकलता है उन कार्बोहाइड्रेट से। वो एनर्जी हमारे बॉडी और मसल्स को मिलता है। इस कारण से लिया गया ऑक्सीजन जो रिस्पॉन्सिबल है, अंदर रह रहे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में, और उसके टूटने से जो एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी चूँकि निकल रही है, तो एनर्जी जब कहीं से निकलेगी, तो उसे कौन-सा प्रोसेस कहेंगे? एक्सोथर्मिक। इस कारण से कहीं न कहीं रेस्पिरेशन डाइजेशन से रिस्पॉन्सिबल है और डाइजेशन कहीं न कहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस से रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण से हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री से, अन्यथा वो फॉल डाउन होना चाहिए। अलग बात है कुछ लोग सिद्धि पा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो नॉर्मल केस, सॉरी, वो थोड़ा-सा एबरेटेड केसेस है। ठीक है? मैं उस स्पिरिचुअल बातों पे नहीं जा रहा, वो अपनी अलग बातें हैं। बट इंसानों को जीने के लिए खाना चाहिए ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक ना? देखते हो कि ज़्यादातर जो खाना-पीना, लेट अस सपोज़ हम लोग कभी फास्टिंग काफ़ी ज़्यादा फास्टिंग होने लगता है, खास करके दुर्गा पूजा के टाइम में। बॉडी हमारा कमज़ोर तो होता ही है एनर्जी के कारण। धीरे-धीरे क्या होता है, आपको सीवियर ठंड लगनी चालू हो जाएगी दिन के बाद। लेकिन अब एक्सट्रीमिटीज़ पे चले गए तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। 37 से फॉल डाउन होके नीचे जा रहा है। आया समझ में? दैट इज़ द बेसिक थिंग। तो ये क्लियर हुआ सभी को? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड एज़ बॉडी लेवल, बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स। प्लीज़ कॉपी दिस 2 एग्जांपल्स, उसके बाद कुछ पॉइंट्स। इज़ इट ओके? चलिए, राइट फ्यू पॉइंट्स, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। लिखिएगा पॉल, लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as carbohydrates may be defined as may be defined as
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी may be defined as optically active polyhydroxy polyhydroxy optically active polyhydroxy hydroxy aldehydes और ketones पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes और ketones aldehyde और ketones ठीक है ketones or the compound or the compound or the compound or the compound which produces such units which produces such units or the compound which produces such units on hydrolysis on hydrolysis on hydrolysis एक बात बताना सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या स्वीट होते हैं सर नेसेसरी है क्या ऐसा जरूरी नहीं है बट मोस्ट कॉमन स्वीट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है सुक्रोज घर में रखा चीनी बोलो हाँ या ना कह सकते हैं क्या मिठास तो दूध के अंदर भी होती है मिठास एक चावल के दाने के अंदर भी होती है बट आपके टेस्ट बड को कौन सेंसेशन प्रोवाइड करता है द शुगर बोलो हाँ या ना तो लिखिएगा सेकेंड पॉइंट द carbohydrates which are sweet in taste carbohydrates which are sweet in taste which are sweet in taste which are sweet in taste sweet in taste sweet in taste are called as sugars are called as sugars are called as sugars तो हम लोग शुगर जो कह देते हैं चीनी को क्यों कह देते हैं बिकॉज वो कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि वो कैसा लगता है मीठा लगता है टेस्ट में याद रखिएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द मोस्ट कॉमन शुगर द मोस्ट कॉमन शुगर इन आवर डेली लाइफ इज सुक्रोज द मोस्ट कॉमन शुगर इन आवर डेली लाइफ इज व्हाट जल्दी बताइए सुक्रोज द मोस्ट कॉमन शुगर इन आवर डेली लाइफ इज व्हाट इन आवर डेली लाइफ इज सुक्रोज लाइफ इज सुक्रोज लाइफ इज सुक्रोज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दैट इज शुगर यूज्ड इन किचन दैट इज शुगर यूज्ड इन किचन दैट इज शुगर यूज्ड इन किचन ब्रैकेट क्लोज लिखिएगा फिर लिखिएगा द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टोज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टोज द शुगर present in milk is called as lactose the sugar present in milk is called as lactose the sugar present in milk is called as lactose milk is called as lactose आइए पहले पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश अच्छा एक मिनट शुगर का घर में रखे चीनी का कारण है क्योंकि उसका फिटनेस लेवल ज्यादा है कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है उसका ठीक है बट दूध भी जो थोड़ा बहुत मीठा लगता है आपको बिकॉज वो लैक्टोज के कारण लगता है बट वो उतना मीठा नहीं होता उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए शुगर मिलाना पड़ता है मिल्क के अंदर ओके इतनी नॉर्मल सी बात है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतनी बातों में लिखा हुआ इसका डेफिनेशन है डेफिनेशन क्या कह रहा है चलो बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन इसका कहता है देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज इसका डेफिनेशन कहता है क्या लिखा है बोलो यहाँ से पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कोई बच्चा बता सकता है इसका मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव बोलो यार
चलिए समझते हैं पहले इसके एक्चुअल डेफिनेशन को। एक तो मैंने कहा क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सिंपल हो गया। बट थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखो यहाँ से, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर पहला क्या है, कैसे स्ट्रक्चर को बच्चे हम लोग फीसर प्रोजेक्शन कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं? जहां पे हम किसी भी कंपाउंड का टू डायमेंशनल फिगर बना देते हैं। कैसा फिगर बना देते हैं? एक्चुअली ये फॉर्मूला देखोगे ना बच्चे, ये फॉर्मूला एक्चुअली ये है C6H12O6। ये क्या है बोलो सब कोई? C6H12 और क्या चीज? O6। ये फॉर्मूला है। सारे बच्चे बताना। कार्बन कितने हैं बोलो यहाँ पे? 6। आइए देख लेते हैं। एक कार्बन नजर आया सभी को? दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और H कितने हैं बोलो? 12। लुक है सारे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो यार ये सौ दो है यहाँ पे, आया ना? तो कितने हो गए जल्दी बताए? 12। ऑक्सीजन कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 और तो एक्चुअली उसी फॉर्मूला का ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और ऐसे फिगर को हम लोग फीसर प्रोजेक्शन कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं? फीसर। Now look here the definition of the carbohydrates. This is the basically the structure of the carbohydrates. अब इसके डेफिनेशन को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे? Try to understand. मैंने कहा सबसे पहले ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके लिए इस्तेमाल होता है? टर्म सारे बच्चे बताओ तो थोड़ा सा। वेरी गुड, किसके लिए बोलो? OH। OH का याद कीजिए, सफिक्स था ये, क्या था? सॉरी प्रीफिक्स था। क्या था ये? प्रीफिक्स था। अरे बोलो, अल्कोहल का प्रीफिक्स था। सफिक्स तो ऑल होता है, बोलो हाँ या नहीं? पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या OH यहाँ दिख रहा है आपको? OH यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। कितने OH है? कितने OH है बोलो? 5 OH ग्रुप है। तो एक से ज्यादा OH ग्रुप होने को पॉलीहाइड्रोक्सी कह देते हैं। पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। देयर आर मैनी OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप एंड OH ग्रुप। बोलो हाँ या ना? बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा क्या? लुक हियर, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन। बताओ ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सही बात है। पॉलीहाइड्रोक्सी भी है और क्या है जल्दी बताइए? अल्डिहाइड भी है। दूसरी बात है, मैंने कहा इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव? एक एक कार्बन को आप पकड़िए और उनके चारों तरफ नजर डालिए। ऊपर क्या लगा है बोलो? CHO। राइट साइड क्या लगा है? OH। इधर क्या लगा हुआ है? H। नीचे तो ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना? इस कार्बन पे देखो, बड़ा सा ग्रुप, राइट साइड H, इधर क्या चीज? OH। फिर से ये ग्रुप, बोलो हाँ या ना? फिर इस पे आ जाएंगे, बोलो सारे बच्चे बताना प्लीज। इधर OH, इधर H, ये बड़ा सा ग्रुप फिर से, और नीचे क्या लगा है? CS2OH। हर एक कार्बन पे आप गौर कीजिए, हर एक कार्बन पे आप गौर कीजिए, चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप है या सेम ग्रुप है? डिफरेंट ग्रुप है। और ऐसा ग्रुप जो कि डिफरेंट होता है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन? और याद करो, किसी भी चीज के ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब, सारे बच्चे ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव होना? जब कभी भी आप ग्लूकोज से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हो तो वो टर्न करने लगता है। क्या करने लगता है? टर्न। और टर्न करने का मेजर रीजन होता है कि उसके पास कायरल सेंटर होना चाहिए। कौन सा सेंटर होना चाहिए? कायरल सेंटर। चलिए ये बात को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। मानो कि लेटर सपोज यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बताइए? ग्लूकोज। ठीक है? और यहाँ पे आपने PPL डाला, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब फिर से होगा सवाल कि भैया ये तो हम थोड़ी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अच्छा, लाइफ में कभी भी आपने सनग्लास नहीं लगाया क्या? कभी ना कभी तो लगाया होगा। जो सनग्लास के अंदर जो लाइट छन के आती है आपकी आंखों तक, वो सबका सब क्या कहलाता है? PPL कहलाता है। एक्सरेज देखा है आपने? एक्सरेज, एक्सरेज को सनलाइट में रखो, उससे जो रोशनी निकल के आ रही है वो क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप जब कार के अंदर बैठते हो तो सन की रोशनी तो आती है आपके कार के अंदर, पर उतनी नहीं आती, उतनी इंटेंसिटी से नहीं आती जितनी बाहर आ रही है, क्योंकि उसके अंदर एक फिल्म लगा होता है। इसीलिए कार के शीशे पे जब हिट करते हैं ना, तो शीशा एकाएक फूटता नहीं है, वो शीशा पहले से स्क्रैचेस आते हैं उस पे, बोला ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, फिर जाके वो टूटता है, क्योंकि उसके अंदर एक पतला सा लेयर चढ़ा रहता है, जो लेयर प्लेन पोलराइजेशन का काम करता है। मतलब लाइट रेस की इंटेंसिटी को जो चीज कम कर देता है उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। तो सनरेज से मान के चलो लाइट रेज आ रही है, ऐसा मानो इस क्लासरूम के अंदर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है इस साइड, ठीक है, और उधर से सन का रोशनी आ रहा है पूरा का पूरा। बट अगर वो लाइट रेस इतनी इंटेंसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है जितना इस क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद हो रहा है,
अगर तुम बाहर लगे वही रोशनी तुमको जला रहा है आपके बॉडी को, बट अंदर बैठे वो रोशनी आपको अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? बिकॉज़ वो छन के आ रही है उस ग्लास से, उसको वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। कौन-सा लाइट कहते हैं? प्लेन पोलर। वैसे लाइट को जब कभी पास ऑन कराया जाता है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन से जिसका आप यूज कर रहे हो, तो ये क्या करता है, लाइट रेस को इधर राइट साइड टर्न कर देगा या फिर लेफ्ट साइड टर्न कर देगा। ये टर्निंग या तो क्लॉकवाइज होगा या तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी, या तो क्या होगा जल्दी बताइए, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये टर्न कर देता है, इसी ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग कह देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो क्या कहते हैं इसको, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे मेजर रीजन होता है कि कार्बन का कायरल होना जरूरी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन का कायरल होना? उस कार्बन पे गौर कीजिए, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है और चारों वैलेंसीज आपको डिफरेंट नजर आएगी। बोलो यार यस और नो। और ऐसे यहाँ पे आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं जिसकी चारों वैलेंसी क्या है जल्दी बताइए, डिफरेंट। इसलिए क्या है जल्दी बताइए, कायरल। और कायरल होने के साथ साथ ये क्या है जल्दी बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव। और भी बहुत कुछ होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, वो दिस दैट। अगर थोड़ा और समझना है तो गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको बीचों बीच कट कर दूं, यहाँ से कट कर दूं, बोलो हाँ या ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं यहाँ से, लुक है सारे बच्चे, ये ब्लू कलर के लाइन से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। बताओ ऊपर वाला सेम चीज है क्या नीचे वाले के? इसका वो ऐसे देखो किधर लगा हुआ है, लेफ्ट। इसका किधर लगा है, राइट। इसका राइट, इसका राइट। चलो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, CHO। नीचे क्या लगा है? क्या दोनों सेम सेक्शन मिला क्या? नहीं। अगर सेम सेक्शन नहीं मिला तो कहेंगे इसके अंदर कोई सिमेट्रिकल प्लेन्स नहीं है। क्या सिमेट्रिकल प्लेन का मतलब होता है? एक ऐसा प्लेन जो कंपाउंड को दो हिस्सों में तोड़ दे। क्या ये दो हिस्सों में तोड़ पाया? नहीं। ऊपर कुछ था और नीचे कुछ और था। जिस किसी भी चीज में दो चीजें होना चाहिए, एक तो कायरल कार्बन होना चाहिए। कौन सा कार्बन होना चाहिए? कायरल कार्बन। और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं, नहीं, नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अरे बोलो है क्या? नहीं, नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री के एब्सेंस के कारण और काइलर कार्बन के प्रेजेंट के कारण ये क्या है जल्दी बताइए, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके पास कैपेसिटी है कि ये राइट लाइट रेस को या तो राइट साइड या तो कौन से साइड रोटेट कर देगा, लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज अपना क्या है जल्दी बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलिए डेफिनेशन को आप पकड़ेंगे। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? हाँ है। क्या इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है? हाँ है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर, सारे बच्चे ध्यान देंगे, जिसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन हो, वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो क्या कहला जाएगा जल्दी बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ द। ये तीन बातों पे डिफाइन। अब डेफिनेशन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति समझ में आया यहाँ पे? और जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको स्वीटिंग टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, शुगर कह देते हैं। अच्छा कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे शुगर पेशेंट्स जो होते हैं, शुगर पेशेंट में ज्यादा बेहतर गंदा सा टर्म यूज किया, जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल करते हैं अपने टीज को या फिर जो भी चीज वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके स्वीटनेस लेवल को इनहेंस करने के लिए। तो वो करते क्या है, उसके अंदर एक सर्टेन टैबलेट्स को डाल देते हैं जाके, उससे क्या होता है, वो थोड़ा टेस्टी बन जाता है। एस्पार्टेम, एलिटेम ऐसे नाम की दवाइयां आती है मार्केट के अंदर, जो कि आपको शुगर फ्री के नाम से मिलती है। उसको डालो वो मीठा लगने लगता है। तो भैया वो अगर मीठा ही लग रहा था तो उससे अच्छा चीनी लेके खा लेते। 1 मिनट, याद रखिएगा, शुगर पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कैलोरी का डेफिशिएंसी होना या फिर कैलोरी का इंक्रीमेंट नहीं होना शुगर में। तो वो टैबलेट स्वीटनेस तो देती है बट कैलोरी इंक्रीमेंट नहीं करती है, इस कारण से वो हानिकारक नहीं। तो हर कुछ का मीठा होना शुगर के बराबर नहीं होता। बात पहले ये क्लियर कर लें आप। ज़रूरी नहीं है। और इंसान जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको अगर शुगर से बचाना है, उनके शुगर लेवल को कम करना है, तो उसके कैलोरी इंटेक को कम करना पड़ता है। इसीलिए वो देखना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि चावल का भी अमाउंट आप कम कर दो। रेड फ्लैशेस अपने डाइट से कम कर दीजिए, बिकॉज़ रेड फ्लैश के अंदर शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा एकाएक मिल जाता है बॉडी के अंदर। इस कारण से उसको कम्बाट करने के लिए कई बार देखते हो, थाइज़ में, हैंड्स में वो इंसुलिन की इंजेक्शंस भी डालते हैं, ताकि क्या होता है, उससे शुगर लेवल कंबाटेड रहता है। इज इट ओके टू एवरीवन? द डेफिनेशन वाज क्लियर एंड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज कौन सा प्रोजेक्शन? फीचर प्रोजेक्शन। क्लियर है यहाँ से? तो ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के लिए देखो क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये कौन सा ग्रुप था जल्दी बताइए, अल्डिहाइड या कीटोन? अल्डिहाइड। वही फ्रुक्टोज अगर बनाते सब कुछ सेम रहता, बस दूसरे पोजीशन पे तुम्हें कीटोन बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता? कीटोन। ये सब सेम रहता, तुम फिर से बोलते पॉलीहाइड्रोक्सी,
ठीक है? साथ ही साथ कौन-सा ग्रुप हो जाता? कीटोन ग्रुप और साथ ही साथ वो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव, देन दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ फ्रक्टोज़। क्या कहलाएगा वो? फ्रक्टोज़। ये क्या कहलाएगा? ग्लूकोज़। और ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ कॉमनली क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्लियर है सभी को? ये डेफिनिशन प्लीज़ याद रखिएगा, बार-बार ये स्ट्रक्चर इस चैप्टर में आने वाला है। चलिए ड्रॉ कर लीजिए स्टार लगा के इस चैप्टर। पीपीएल का चर्चा सारे बच्चे एक बात बताना, क्या हम लोगों ने याद करो चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशंस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था? अरे हाँ या ना? पढ़ा था क्या? कि राइट साइड रोटेशन है तो डेक्स्ट्रो कहलाता है, लेफ्ट साइड तो है तो लीवो कहलाता है। रेसमाइजेशन नाम की टॉपिक पढ़ाए थे। बोलो हाँ या ना? तो वहीं से निकल के आओ। जो नए बच्चे हैं सुन लीजिएगा, करना कुछ नहीं है, पहले पीपीएल लाना है। पीपीएल कहाँ से मिलेगा आपको? याद, इंटेंसिटी को कम कर देता है, उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जब ये सॉल्यूशन से पास ऑन होता है, तो उसकी रोटेशन या तो राइट साइड होगी या तो क्या होगी? लेफ्ट साइड। दिस काइंड ऑफ रोटेशन व्हेनेवर इट पासेस थ्रू अ सर्टेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी है। अगर ये रोटेट कराने में असमर्थ है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए 2 रीज़न, पहला कायरल कार्बन का होना और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 रीज़न्स होते हैं। ओके? चलो कर लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना होना इंपॉर्टेंट है, होना नहीं, ना होना इंपॉर्टेंट। क्लियर है? व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ क्लियर टू एवरीवन? पहले हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज़
की बातें क्या कहेंगे? OH एक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। POS होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्लियर है यहाँ से? दूसरी बात है, कौन-कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं इसमें? अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड है तो क्या कहते हैं उसको? ग्लूकोज या फ्रक्टोज? ग्लूकोज। और कीटोन है तो फ्रक्टोज। अच्छा, जो चीज़ शुगर जो स्वीट टेस्ट करता है उस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कह देते हैं? शुगर। क्या कह देते हैं इसको? शुगर। और जो स्वीट टेस्ट नहीं करता है वो नॉन शुगर्स। क्या कहलाता है वो? नॉन शुगर। चलिए, अब चलिए, ये क्लियर हो गया सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन पक्का आता है और आपसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्लियर हो गया सभी को? तो आपको अगर डिफाइन करने कहा जाए, दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर टू डिफाइन इट। क्या आपको ये लगता है? और एक आप अगर स्ट्रक्चर बना के भी देते हो एग्जामिनर को लगता है दैट्स फाइन। ठीक ना? चलिए, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाद। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का लिखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 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 ओके, चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया अलग अलग तरीके से। अच्छा सुनो, अगर आपसे कोई पूछा है सबसे ज्यादा छोटा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो अपना ग्लूकोज ही है। शुरू यहीं से होता है, इसलिए मैंने x इक्वल्स टू 6 रखा था। इसके नीचे ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने ग्लूकोज के यूनिट हैं, के बेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है। पहले लिखा क्लासिफिकेशन, लिखा लिखिएगा। पहला लिखिए क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, on the basis of hydrolysis, on the basis of hydrolysis, hydrolysis। लुक हियर, काफी सिंपल, काफी आसान। लुक हियर, अगर आपको हाइड्रोलाइसिस, मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन पकड़िएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव, अल्डिहाइड कीटोन। मैंने बोला या तो ये खुद ही कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, या फिर ऐसा यूनिट हाइड्रोलाइसिस के बाद देगा। डेफिनेशन का लास्ट लाइन ये कह रहा है, इसका मीनिंग समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैंने कहा C6H12O6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर द फ्रक्टोज। ओके, और एक आगे चल के आप पढ़ेंगे गैलेक्टोज भी कहते हैं। ठीक ना? अब सुन लेना, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का। ये बेसिक यूनिट यहीं से शुरू शुरू होता है, यहां से पड़ाव शुरू हुआ, ये पहला है। अब फर्दर इसको आप तोड़ नहीं सकते, आप ये लास्ट यूनिट है, इसके नीचे आप जा नहीं सकते। जब इसके जा नहीं सकते, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी चीज को पानी के प्रेजेंस में तोड़ देना। हाइड्रो मींस द वाटर, लाइसिस मींस टू ब्रेक डाउन। पानी के प्रेजेंस में कोई चीज अगर टूटता है उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। फर्दर ये नीचे टूट के जाने वाला नहीं है, ये खुद में एक कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर एक यूनिट, इसका है जल्दी बताइए, एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा यूनिट है जल्दी बताइए? एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसके नीचे फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना, मतलब इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, आप इससे नीचे नहीं जा सकते। और ऐसा जो होता है, इसके अंदर आप नीचे नहीं जा सकते, तो एक स्पेशल नेम दिया जाता है, इसे कहते हैं मोनो सैकेराइड्स। क्या कहते हैं बोलो? मोनो सैकेराइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैकेराइड्स? द वर्ड सैकेराइड्स कम फ्रॉम द वर्ड शैकेरन। इसे है शैकेरन।
और सैकरिन का मतलब शुगर से होता है। क्या चीज़ से होता है? शुगर। और शुगर अपना कार्बोहाइड्रेट है। आया समझ में? मोनो मीन्स व्हाट? वन। सैकराइड्स मीन्स व्हाट? शुगर। हैविंग द मोनो शुगर ग्रुप, इसके पास एक शुगर ग्रुप है। एक शुगर ग्रुप तो है इसके पास, बोलो हाँ या ना? शुगर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे शुगर का मतलब आपके घर वाले शुगर से नहीं, शुगर का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट से है। तो जिसके पास एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का है, जिसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, उसे क्या कह देते हैं बोलो यहाँ से? मोनोसैकेराइड। क्या कह देते हैं? मोनोसैकेराइड। इन केस इसको ब्रेक करने पे 2 से लेके 10, 2 से लेके जल्दी बताइए 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिले। यूनिट ऑफ क्या मिले जल्दी बताइए? कार्बोहाइड्रेट। 2 से 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिले, उसे बेसिकली हम लोग कह देते हैं ऑलिगोसैकेराइड। क्या कह देते हैं बोलो? ऑलिगोसैकेराइड्स। कौन कौन से हो सकते हैं आपके? यहाँ पे बच्चे हो सकता है सुक्रोज। क्या हो सकता है बोलो? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है जल्दी बोलो यहाँ से? दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, जल्दी बताइए। अच्छा, माल्टोज, माल्ट टर्म कहाँ से आता है बोलो? माल्टोज शुगर कहाँ पे आता है तो बताना तो है। माल्टोज कहाँ पे आते हैं प्लीज बोलिएगा। बोलिए, सुन लीजिएगा सारे बच्चे। माल्ट इज बेसिकली द वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। जहाँ पे गेन शुगर्स बनाए जाते हैं, तो याद कीजिएगा वहां पे बैक्टीरिया का इन्वर्टेज प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग शुगर बनाते हैं। और शुगर बनने के बाद जो वेस्ट बचता है शुगर के बाद, शुगर से एक्चुअली क्या होता है? गन्ने से बनता है शक्कर। शक्कर को बनाने के दौरान जो वेस्ट बचता है, वेस्ट को कहा जाता है माल्ट। उसको देहाती टर्म में छुआ कहा जाता है। पहले यूज किया जाता था उसको एज अ, बता रहा हूँ, उसको यूज किया जाता था सीमेंट के अल्टरनेटिव के तौर पे। सीमेंट के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता था। तो शुगर इंडस्ट्री के वेस्ट को माल्ट कहा जाता है, कि वो सुक्रोज का यूनिट है, वो सॉरी वो कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट है, इसलिए इसका नाम माल्टोज नाम क्या है। लैक्टोज आप जानते हैं, सुक्रोज आप जानते हैं। आया समझ में? सुक्रोज इज द केन शुगर, लैक्टोज जो आपके दूध में पाया जाता है, और माल्टोज इज बेसिकली व्हाट जल्दी बताइए? माल्टोज इज बेसिकली प्रेजेंट इन द माल्ट, द वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ओके। और उसके बाद आपको ये ओलिगोसैकेराइड्स हो गया, दैट इज बेसिकली द मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स है। और 10 से अगर ऊपर हो गया, 10 से क्या हो गया? ऊपर। 10 से ऊपर यूनिट अगर शुगर का आ गया, शुगर का यूनिट किसको कहते हैं? द यूनिट ऑफ शुगर इज व्हाट जल्दी बताइए? यूनिट ऑफ शुगर। क्या फॉर्मूला है बोलो यहाँ पे? C6H12O6। अगर याद रखिए इसका 10 से ऊपर आ गया, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? पॉलीसैकेराइड। तो एक हो गया मोनोसैकेराइड्स, एक हो गया ऑलिगोसैकेराइड्स, और एक क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स मतलब जिसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं। एक एग्जांपल बताना तो, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट है, बोलना प्लीज। चलो बताते हैं। गेहूं के अंदर ऊपर में जो रहता है उसको क्या, गेहूं या फिर किसी चीज के ट्रीज के जो पल्प होते हैं के अंदर एक चीज प्रेजेंट होता है, स्टार्च। अरे बोलो हाँ या ना? क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च। है ना? स्टार्च के अंदर क्या होता है? बहुत सारे शुगर के यूनिट, मल्टीपल यूनिट चेन। मतलब इसके अंदर बहुत सारे C6H12O6 के यूनिट होंगे। नाम सुना है इसका? स्टार्च। ऐसा ही कुछ बताओ जो और सारे प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन का नाम सुना है? ग्लाइकोजन सुना है? बोलो हाँ या ना? सेल्यूलोज का नाम सुना है? ये सब के सब क्या है जल्दी बताइए यहाँ से? दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। आया समझ में? तो सुन लेना सारे बच्चे। इसके अंदर एक यूनिट शुगर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? 2 से 10 है तो ओलिगो, और अगर 10 से ऊपर है तो पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड्स वर्ड ही सैकेरन से आया, और सैकेरन का मतलब शुगर से होता है। यहाँ शुगर का मीनिंग किस चीज से है आपके? शुगर का मीनिंग कार्बोहाइड्रेट। ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? हाइड्रोलाइसिस। इज इट ओके? तो हाइड्रोलाइसिस करने पे अगर एक यूनिट मिले, 2 से 10 मिले, 10 से ऊपर। ओके, समझ में आ गया? चलिए कर लीजिएगा कॉपी।
हो गया? फिर ओके? मेरे सभी को? बोलो यार कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? तो 10 1 2 से 10 और 10 से ऊपर। ओके? बट एक चीज़ याद रखिएगा। हाँ, हो गया सभी का? 10 से ऊपर जो आपको ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज का जो एग्जांपल, दीज़ आर नॉट जनरली स्वीटेंड टेस्ट। ये टेस्ट नहीं होता इसमें स्वीट। कभी आपने लाइक लकड़ी खाया है? लकड़ी कोई नहीं खाता, मतलब लकड़ी का टेस्ट किया है कभी? ऐसे कोई-कोई तीली लेके हम चिबा लेते हैं ऐसे करके। होता है ना कभी-कभी? जैसे कोई पेड़ की टहनियाँ तोड़ लिए हैं। अच्छा दतमन तो किया होगा लाइफ दतमन नहीं किया कभी? दतमन क्या मीठा लगता है? दतमन मीठा लगता है? हाँ, अलग बात है तुम साले गन्ने से दतमन कर रहे हो। वो तुम्हारी चॉइस है लाइफ की। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब तुम दतमन करने के लिए गन्ना का इस्तेमाल कर रहे हो। वो अलग बातें हैं, ठीक ना? बट नहीं, लकड़ी वगैरह का कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं, इट्स टेस्टलेस। उसके अंदर कोई शुगर नहीं होता। तो याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कोई ऐसा स्वीट टेस्ट नहीं होता। इसका से आपसे पूछा जाए, द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द नॉन शुगर जिसके अंदर स्वीट टेस्ट नहीं है, तो वो आपका कौन सा जल्दी बताइए? पॉलीस तो लिख लिया पॉलीसैकेराइड्स के नीचे, दे आर दे आर दे आर not sweet in taste, so it is called as non-sugars. They are not sweet in taste. They are not sweet in taste. दिखा? They are not sweet in taste. So, so, so they are called as non-sugars. They are called as non-sugars. They are called as non-sugars. So they are called as non-sugars. क्योंकि ये टेस्टलेस हैं, इसके अंदर टेस्टलेस नहीं कह सकता, ये स्वीट नहीं होते इसलिए नॉन शुगर्स कहते हैं। अच्छा, जो ज्यादातर मीठे वाले होते हैं वो इसमें फॉल करते हैं। बोलो हाँ या ना? सुक्रोज इज द बेस्ट एग्जांपल। लैक्टोज, ऐसा बात नहीं है कि
मिल्क के अंदर स्वीटनेस नहीं होता, जब कंडेंस मिल्क हो जाता है तो एक स्पेशल स्वीटनेस टेक्सचर आ जाता है उसके अंदर। बोलो हाँ या ना? आ जाता है। मैं मानता हूँ नॉर्मली डाइल्यूटेड मिल्क के अंदर नहीं होता। जब घी का भी अपना एक स्वीट टेस्ट होता है, दैट इज अगेन फॉर्म फ्रॉम बटर इज आल्सो ए स्वीट इन टेस्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा नमकीन भी हो जाता है। बोलो हाँ या ना? तो वो मैं कह रहा हूँ ऑन एंड अप्रोक्सीमेटली होता है, सबसे ज्यादा मीठा ये होता है। चलो अब लिखेगा। क्लासिफिकेशन 1 समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्या जल्दी बताइए, हाइपोलाइसिस। क्लासिफिकेशन 2 लिखेंगे, क्लासिफिकेशन 2 लिखेंगे सारे बच्चे प्लीज। क्लासिफिकेशन 2 लिखेंगे, on the basis of reducing and non-reducing sugars, on the basis of reducing and non-reducing sugars, on the basis of reducing and non-reducing sugars, on the basis of non-reducing sugars, on the basis of reducing and non-reducing sugars, reducing and non-reducing sugars, on the basis of reducing and non-reducing sugars, दिखेगा। कुछ शुगर होते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, कुछ शुगर होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। आप सवाल पूछोगे तुम मेरे से कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का क्या मीनिंग हुआ भैया? रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग कहलाएगा, नहीं करने वाला नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। सही बात है। कौन सा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग दिखेगा? जिस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, अच्छा मैं फिर बार बार बोलूंगा, शुगर टर्म कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आ रहा है, प्लीज उसको सुक्रोज मत कंसीडर कर लीजिएगा बार बार। शुगर इज यूज फॉर व्हाट जल्दी बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको तकलीफ दे तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट शुगर इज यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन जनरल लाइफ। ओके, अब सुनिएगा सारे बच्चे, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, रिड्यूसिंग बिहेवियर किससे बेसिस पे आप शो करवाएंगे? क्या चीज ऐसा है जिसकी मदद से? याद करो, टॉलेंस रिएजेंट का बात किया था, बेहलिंग्स का बात किया था, बेनेडिक्ट्स का बात किया था, सिल्वर मिरर टेस्ट था, एक रेडिस ब्राउन पीपीटी बना था। ये सारे के सारे जो रिएजेंट हैं जो पिछले चैप्टर में यूज में आए और जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो बच्चे भी ध्यान से दें। तो फेहलिंग्स रिएजेंट नाम का भी रिएजेंट होता है, भी लिखवाएंगे उसके बारे में फिर से। एक टॉलेंस रिएजेंट था और एक बेनेडिक्ट्स था। इन तीनों को जो शुगर रिड्यूस करने की ताकत रखता है, ठीक ना, ये तीन रिएजेंट है अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स। जो शुगर इन तीनों को रिड्यूस कर देता है, टॉलेंस को, फेलिंग्स को और बेनेडिक्ट्स को, उसे हम लोग बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाता है? नॉन रिड्यूसिंग। समझ में? एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग, रोज नॉन रिड्यूसिंग है, समझ में? जो का चीनी है वो रिड्यूसिंग नेचर का नहीं। सारे बच्चे लिखेंगे रिड्यूसिंग शुगर, सबसे लिखेगा रिड्यूसिंग शुगर, लिखेगा सारे बच्चे रिड्यूसिंग शुगर, लिखेगा दो शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर टॉपिक डाल, दो शुगर्स, दो शुगर्स which has capacity, which has capacity, those sugar which has capacity, which has capacity to reduce, 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 which has capacity to reduce टॉलेंस रिएजेंट। याद करो टॉलेंस रिएजेंट, बताएंगे अभी इसके बारे में। पहलिंग्स रिएजेंट सुना है ना, बोलो पहले, बहुत अच्छे से एल्डिहाइड कीटोन में इसका डिस्कशन किया। एंड टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, याद है? बेनेडिक्ट्स भी शॉर्ट नोट्स में लिखाया था, लिखाया था ना। कॉल्ड एस, आर कॉल्ड एस, क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा शुगर कहलाएगा बोलो सारे बच्चे? रिड्यूसिंग शुगर। और कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं? कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर है? लास्ट वाले बच्चे, आ रहा है आपको आवाज क्लियरली? रीजन बता देता हूँ बच्चा, देखो अगर मैं करता हूँ ना तो आप कभी रिकॉर्डिंग सेशन में देखे होगे, अगर मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आवाज आ रही है ना, इस पे ये खराब हो रहा है, इसके मैक्सिमम पोजीशंस पे आवाज वो फंसता है ना, कटता है ना, बोलते हैं ना वॉइस वॉइस वॉइस, यही रीजन है, नहीं मैक्स कर पाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो इसको मुझे थोड़ा डाउन करके अपने आप को इसको ऊपर करना पड़ता
क्योंकि आवाज का वीडियो सेक्शन खराब होता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट हियर टू इरिटेट यू, रादर आई एम हियर टू टीच यू। ओके, समझ में आया सबको? तो क्या है बोलो यहाँ पे, टॉलेंस टेस्ट और कौन सा जल्दी बताइए, फेलिंग्स रिएजेंट और कौन सा जल्दी बोलो यहाँ से, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट आर कॉल्ड एज कौन सा जल्दी बताइए, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं ये तीनों को रिड्यूस करने की नहीं रखता है उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो नहीं रखेगा वो नॉन रिड्यूसिंग। तो लिख लीजिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, एक बार इसको फिर से इंट्रो करा देते हैं ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए पुरानी बातें। लिखिएगा दो शुगर्स, अच्छा एक मिनट, इसके एग्जांपल्स रिड्यूसिंग के लिख लो, सॉरी फॉर दैट। एग्जांपल्स पूछा है आपसे, लिखिएगा ग्लूकोज, एग्जांपल रिड्यूसिंग का एग्जांपल लिख ले पहले, ग्लूकोज लिखिएगा, ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज, ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर लिखिएगा गैलेक्टोज एटीसी, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज एटीसी। ठीक ना? और उधर लिखिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज, अच्छा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग का डेफिनेशन पहले क्या हो जाएगा, डेफिनेशन बोलो, दो शुगर्स विच डजंट रिड्यूस, जल्दी बताइए यहाँ से, विच डू नॉट रिड्यूस कौन सा जल्दी बताइए, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। रिड्यूस जो नहीं कर पाता है वो कौन सा जल्दी बताइए यहाँ से, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ओके, चलिए पुरानी बातें याद दिलाते हैं आपको। टॉलेंस रिएजेंट क्या था, कोई बच्चा बता सकता है क्या था टॉलेंस रिएजेंट? इट वाज, हाँ वेरी गुड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या था बोलो यहाँ से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। रिवाइज करने के लिए एक बार लिख लो, लिख लो फेलिंग्स रिएजेंट। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल लिखो, सॉरी ये कर लिया डेफिनेशन, और इसका एग्जांपल में सुक्रोज डाल देना नॉन रिड्यूसिंग में, नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल में सुक्रोज डाल दीजिए, और इसके बाद टॉलेंस रिएजेंट लिख लीजिए। कोई बच्चे अगर जिनका नहीं हुआ तो वो फिर से वापस से देख लेंगे। लिखिएगा AgNO3 और NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको, टॉलेंस रिएजेंट किसके लिए यूज होता था बोलो थोड़ा, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड, वेरी गुड। तो इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते थे। इसका नाम होता है बच्चे, पूरा नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लिखेंगे सारे बच्चे, इट्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सारे बच्चे लिखेंगे, AgNO3 और NH4OH। एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग प्रकार से ये लिख के देगा, Ag2O और Ag+, ये सब का मीनिंग यही होता है, Ag सॉरी NH, AgNH, और यहाँ बाहर में OH लिख, ये सब कुछ भी लिख के आए बता रहा हूँ बच्चे, ब्रैकेट के ऊपर कहाँ लिख के आएगा ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ये आपको एरो हेड के ऊपर लिख के आएगा, ठीक ना? इनमें से कुछ भी लिख के आए बच्चा, इस बात में आप घबराइएगा नहीं, ये क्या लिख के दे दिया है, ये सब का सब क्या है जल्दी बताइए, इट्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। किसके लिए यूज होता था, इट इज यूज फॉर व्हाट जल्दी बताइए यहाँ से, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल में कौन सा जल्दी बताइए, अल्डिहाइड के लिए। किस, अब एक बात बताओ, कैसे आपने इसको इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ऐसा क्या था, बताओ ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा फंक्शन ग्रुप था, अल्डिहाइड था। अल्डिहाइड की कैपेसिटी है कि वो किसको रिड्यूस कर दे, टॉलेंस रिएजेंट को, और टॉलेंस रिएजेंट अपना क्या है जल्दी बताइए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको ग्लूकोज लिख के ये दे दे तो समझ में आया, तो क्या बताओ ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा, बोलेगा हाँ,
किसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस टेस्ट का एक और नाम था बच्चा, बताओ सब कोई। इट वाज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन सा टेस्ट था जल्दी बताइए। मिरर टेस्ट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजी एज ए प्रेसिपिटेट बन जाता है। एजी एज ए क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। एजी एज ए क्या बन जाता है बताइए यहाँ से? प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जो आपका कंटेनर है, ये कंटेनर देखो, कंटेनर बताया था कैसे एक सिल्वर लाइनिंग सी बन जाती है। सारे बच्चे जो नए बच्चे ध्यान देंगे कैसे पता करेंगे। चलिए लेबोरेटरी के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो बना के देखो। टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ऐसे करके यू शेप का एक, या फिर ऐसा मान लो कॉनिकल शेप का, या सर कॉनिकल कह रहा हूँ, सिलेंड्रिकल शेप का एक ऐसा करके ट्यूब आता है ग्लास का। ठीक, उसके अंदर आपने ग्लूकोज सॉल्यूशन मिला है। ग्लूकोज सॉल्यूशन मिला के आपने प्रिपेयर कर दिया सॉल्यूशन। अब ग्लूकोज सॉल्यूशन दिखता कैसा है? थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसपेरेंट भी नहीं कह सकते, ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब थोड़ा धुंधला। बताओ, ग्लूकोज पानी में मिलाते हो थोड़ा देखते हो ना, ब्लरनेस आ जाता है। ट्रांसलूसेंट लिक्विड एक मिलेगा आपको, जो कि लगभग पार्शियल व्हाइट कलर का होता है। हाँ या नहीं? और पेल व्हाइट कलर के लिक्विड को इसके अंदर डालो। लेबोरेटरी में गए, टॉलिंस रिएजेंट कहीं से जहां पे रखा हो उसको निकाला, और उस टॉलिंस रिएजेंट को दो चार बूंद आप इसके, जैसे दो चार बूंद आप इसमें गिराओगे, तो होगा क्या बच्चे, कुछ देर के बाद आप छोड़ेंगे, जब इसको शेक करेंगे लिक्विड को, आपको चारों तरफ उस ट्यूब के ना सिल्वर, मानो कि अंदर से किसी ने पेंटिंग कर दिया हो उसको सिल्वर। आपके शीशे के जैसा उसमें थोड़ा थोड़ा आपका फेस दिखाई फॉर्म में जम जाता है इस तरह। क्या होता है एक्चुअली? सिल्वर होता है। क्या होता है बोलो यहाँ से? सिल्वर होता है। और इस सिल्वर का इस्तेमाल इससे पता चल जाता है कि जो आपने रिएजेंट लिया है, सॉरी जो आपने सब्सटेंस लिया है टेस्ट करने के लिए, उसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, और आपने लिया था ग्लूकोज, और ग्लूकोज के फॉर्मूला के अंदर अभी फिशर प्रोजेक्शन बनवाया जिसमें सीएचओ ग्रुप फ्री था या नहीं फ्री था? फ्री था। इस कारण से ये टेस्ट, समझ में आई बात है? दैट इज द बेसिक रीजन। ठीक है, सेकेंड आप लिखेंगे। अच्छा एक बात बताता हूँ, सुनो। आप लोगों ने सुना होगा एक चीज, एक ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने एक्वा रेजिया सॉल्यूशन के बारे में, एक्वा रेजिया सुनार के पास होता है, वो येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, उसके पास जाता है, वो साफ करके आपके उसको दे देता है। लेकिन याद रखना, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द गोल्ड एंड द प्लैटिनम ऑर्नामेंट्स। जो प्लैटिनम या सोने से बने हुए ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको क्लीन करने के काम में एक्वा इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के लिए यूज नहीं, चांदी खराब हो जाती है। इसका यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर। तो इसके लिए क्यों होता है, रीजन समझिएगा। यहाँ पे वहां भी एक यूनिक सा होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे वो होता है HCl प्लस HNO3, सुना होगा। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है। ये 3:1 के रेशियो में था। ऐसा मानो अगर ये 100 ml प्रिपेयर करना है, तो 75 ml आपको ये लेना पड़ेगा, 25 ml ये लेना। 3:1 का रेशियो। अब येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, जब इसको आपने गोल्ड के साथ मिलाए तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NOCl। ठीक है, NOCl बन जाता है यहाँ से, और क्लोरीन एज ए फ्री बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको बन जाता है H2। ओके, अब ये NOCl जो बना, यहाँ पे जो कंपाउंड बना है, ये Cl ग्रुप गोल्ड से कंबाइन करके AuCl4 का एक कंपाउंड बना जाता है, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर जाके मिल जाता है। जब सोने पे आपने डाला ये चीज को, तो ये फ्ली क्लोरीन जो है, क्लोरीन फ्री, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। वो गोल्ड से भी जाके रिएक्ट करके एक इस तरीके का कंपाउंड बना देता है। ये कौन सा कंपाउंड भैया आपने बना दिया? जब बड़े बड़े ब्रैकेट्स आप लगा देते हो किसी सॉल्ट के चारों तरफ, तो उसे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स कहते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बना देता है, और वो गोल्ड जो है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, वो गोल्ड जाके उसके अंदर मिल जाता है, और एक लेयर गोल्ड का साफ हो जाता है ऊपर। जो साफ हो जाता है, निकालते के साथ वो फिर चमकने लगता है। दैट इज द इंडिकेशन कि आपके पास सोना नया जैसा दिखने लगता है। फिर आप शादी में जाके फ्लेक्स करते हो कि मेरे पास सोने के और नहीं। ठीक है, बेसिक रीजन, शादी से पहले साफ करवाते हैं। तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर ये बेसिकली सारा का सारा प्रोसेस होता है। बताया, सिल्वर के साथ ये गेम नहीं होगा। सिल्वर एज ए प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाएगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक ना? बट गोल्ड और प्लेटिनम करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि किस चीज को साफ करवाना है, तो गोल्ड और प्लेटिनम का। आजकल प्लेटिनम का ट्रेंड खूब चला हुआ है। बोलो हाँ या ना। रिंग एक्सचेंज में लोग प्लेटिनम विद डायमंड पहनना चालू कर दिए हैं। पहले क्या था, सोने की अंगूठी भरी भरी देते थे, अभी भी देते हैं, ऐसा बात नहीं। सर लोग अब ये प्रेफर करने लगे। ओके, चलो। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा, बताइए, एज ए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर दैट
टॉलेंस रिएजेंट के बाद बताइए कौन सा हो जाएगा? फेलिंग्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? फेलिंग्स रिएजेंट। बता दो फेलिंग्स रिएजेंट क्या था? बताइए फेलिंग्स रिएजेंट क्या था भैया, बोलो। फेलिंग्स रिएजेंट एक्चुअली दो फॉर्म में था, बोलो यार। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या था? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ले सकते हो। और ये क्या था बोलो? हाँ हाँ, इसका नाम क्या था? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। क्या नाम था बोलो? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। टार्टेरेट। टार्टेरेट वर्ड कहाँ से है? टार्टेरिक एसिड से है। टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इमली के अंदर। बोलो हाँ या ना। इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड होता है। तो उसके मदद से आप सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट बनाते हो। सोडियम अच्छा, इमली लाके थोड़ी ना टेस्ट करेंगे, अरे भाई मार्केट में अलग से टार्टेरिक एसिड। सिट्रिक एसिड का मतलब थोड़ी ना है कि भाई सॉरी फॉर दैट। लैक्टिक एसिड का मतलब थोड़ी ना आप चले गए दूध के पास, दही के पास, उससे एसिड निकालने लगे। मार्केट में डायरेक्टली मिल जाएगा वो। अरे हाँ या ना। अब लैक्टिक एसिड थोड़ी ना दिन भर बैठ के निकालेंगे दूध से। इज इट ओके? नहीं तो फिर अदर क्या करेंगे बताइए, यहाँ से मार्केट से हम जाके डायरेक्टली परचेज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट क्या हो जाएगा? 5s2। ये जो CuSO4.5s2 है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बताओ ये पढ़े हैं आप लोग क्लास 10th में? इसे ब्लू पेट्रोल कहा जाता था। ये ब्लू ब्लू कलर का बन जाता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। ये फेलिंग से है, और ये क्या जाने बताइए? फेलिंग भी। इसको सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट कहा जाता है। ये कैसे बनता है भैया? COONA। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखवाया था, बोलो हाँ या ना। CH OH, CH OH, COOK। वही फॉर्मूला है पूरा। आया समझ में? तो क्या कहते हैं बताइए? सोडियम पोटेशियम क्या जल्दी बताइए? इसे टार्टेरेट कहा जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, ये टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो एच हटा के मैंने Na और क्या लगा दिया के। इसको सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट कहा जाता है। इज इट ओके? और इसको कौन सा रिएजेंट कहते हैं जल्दी बताइए? फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स ए क्या है बोलो यहाँ से? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एंड फेलिंग बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट। और ये किसके लिए यूज होता है जल्दी बताइए? अगेन इट इज यूज फॉर, बोलो सारे बच्चे। अल्डिहाइड और कीटोन। अगेन इट इज यूज फॉर अल्डिहाइड। किसके लिए यूज होता है? अल्डिहाइड के लिए। अच्छा बताओ यहाँ पे कैसा टेस्ट, यहाँ पे कैसा पीपीटी बना? एजी। इसको सिल्वर मेडल टेस्ट कहा जाता है। इसमें कौन सा पीपीटी बनता है बोलो? बोलो तो इसमें कौन सा पीपीटी बनेगा? रेडिश ब्राउन कलर था। बोलो कौन सा कलर था? बोलो यहाँ से। रेडिश ब्राउन कलर। किसका रेडिश ब्राउन कलर था? क्यूपरिक ऑक्साइड का। बोलो Cu2 होता क्या? बोलो हाँ या ना। ये कौन से कलर का था जल्दी बताइए? रेडिश ब्राउन कलर का। तो रेडिश ब्राउन अगर पीपीटी बन रहा है तो फेलिंग्स रिएजेंट। सिल्वर में टेस्ट हो रहा है तो टॉलेंस रिएजेंट। ये दोनों के दोनों ग्लूकोज शो कर सकता है। आया समझ में? इसमें लाल कलर का पीपीटी बनाएगा और इसमें कैसा बनाएगा? सिल्वर कलर का। इज इट ओके? चलिए कॉपी कर लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। कॉपी कर लेंगे सारे बच्चे।
हाँ, बोलो यार। तो चलो एक बार रेफर करेंगे सारे बच्चे। कॉलेज एक बार बता रहा हूँ भैया। ये हाँ बोलो, क्या हो गया? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बच्चा ध्यान रखिएगा। एक तो टॉलेस, एक फेलिंग्स, बार बार। अब मैं तुमको ये सारा लिख के दे, एग्जाम में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी ये लिख के डायरेक्ट दे देंगे पूरा हिंट करने के लिए। अब कभी डायरेक्टली तुमको एजी प्लस दे दिया, तुम सोचो पर अभी क्या करें, प्रेसिपिटेट बना दोगे। ऑक्साइड दे देते हैं कभी कभी लिख के कि का बाय प्रोडक्ट बनता चला जाता है। ओके, और इस एक वो ये जब कोई ब्लैक वाला सॉल्ट आएगा, इसे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं। कौन सा सॉल्ट कहते हैं? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। अब देखे होगे CuSO4 डॉट 5s2 लगा हुआ है, इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज एडिशनल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? एडिशनल सॉल्ट। ये एडिशन सॉल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। टॉप पर है नॉर्मली, वो नॉर्मल सॉल्ट है, मिनरल सॉल्ट से। जो NaCl पर है, Na2SO4 पर है, तो जो पर है वो 10 तक देखिए सारे मिनरल सॉल्ट्स पर वाला plus base equals to salt plus water वाला। okay, but this kind of salt is basically the addition salt, this is the coordination salt। और coordination salt की पूरी और बहुत शानदार चैप्टर इनऑर्गेनिक +1 +2 में अगर पूरा तुम देख लो, पूरी इनऑर्गेनिक +1 +2 की आप छान लें, सबसे शानदार चैप्टर यही मिलेगा। बट आपसे सबसे ज्यादा सवाल पीरियोडिक बता देता हूँ आपको, सबसे ज्यादा सवाल मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ भैया, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, खूब सारे क्वेश्चंस। इसलिए उस चैप्टर को तो एकदम सीरियसली छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ओके, ले रहे यहाँ से लिख लीजिएगा लास्ट बेनेडिक्ट रिएजेंट। सारे बच्चे लास्ट लिखो प्लीज। बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट लिखेंगे सभी कोई। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या था बोलो? बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या था? याद आया कुछ? लिख लीजिएगा। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट लिखो। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। चलो मैं ही लिखा देता हूँ, सल्फेट सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट और क्या हो जाएगा बताइए? सोडियम सिट्रेट। सिट्रेट वर्ड सिट्रिक एसिड से आया है। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है बोलो भाई? नींबू में पाया जाता है क्या? लेमन्स में होता है क्या? मतलब जो भी चीज आपको बेसिकली दैट इज बेसिकली शॉवर एंड टेस्ट, क्या लगता है वो क्या हो जाता है बेसिकली? दैट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से सोडियम CH सोडियम सिट्रेट देखो, सोडियम सिट्रेट। अच्छा एक मिनट, ये इमली में पाए जाने वाला एसिड है। Na और K को हटा दो, HS लगा दो, यहाँ भी H और यहाँ भी क्या लगा दो? H, बन जाएगा टार्टेरिक एसिड। यहाँ सोडियम हटा दो, H और H लगा दो, बन जाएगा फॉर्मूला टार्टेरिक एसिड। मेरिन्स में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। और ओके, इज इट ओके? और अगर यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला है, और इसके अंदर कौन सा बनेगा? अच्छा बताओ, इसमें कौन सा कलर का पीपीटी बनता था? इसमें कौन सा कलर का पीपीटी बनता था? अगेन द Cu2O, बोलो हाँ या ना? मतलब Cu क्या चीज? 2O, और रेडियस ब्राउन पीपीटी बनता है इसमें भी। बताओ लेकिन ये कौन सा टेस्ट देता है? बताओ ये कौन सा देगा? बताओ, अल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है? शॉर्ट नोट्स में लिखाया था अल्डिहाइड देता है ये भी। बोलो यार, शॉर्ट नोट्स में कहीं लिखवाया था हाँ या ना? मैं स्पेस छोड़ दूं क्या? आप कर लोगे इसमें फिल करके? कीटोन कर रहा था, अल्डिहाइड करता था। अच्छा एक बार चलो रिवाइज कर ही लो, देख लो कहाँ पर है। करो करो थोड़ा मेहनत, जाओ जाओ कहाँ पे नोट्स लिखवाए हैं। बेनेडिक्टिस किसके लिए था बोलो? किसके लिए? अल्डिहाइड के लिए था। किसके लिए था बोलो? अल्डिहाइड के लिए। अल्डिहाइड के लिए था, बोलो हाँ या ना? अच्छा हैलो फॉर्म किसके लिए था? फॉर्म कीटोन था। अल्डिहाइड का मात्र एक ग्रुप कर रहा था, याद करो। कौन सा कर रहा था बोलो तो? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कर रहा था क्या?
ओनली एसिटाल्डिहाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैलोफॉर्म टेस्ट, बाद बाकी सारे कीटोन हैलोफॉर्म दे रहे थे। बोलो हाँ, और ये किसके लिए था? ये भी अल्डिहाइड के लिए था। पर नाम याद रखिएगा, इसको बेनेडिक्ट्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। यही छोटी छोटी बातें आप एग्जामिनेशन में छोड़ के आते हैं, भूलोगे नहीं ना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड? सारे बच्चे बोलो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला। Na नहीं, एसिड बोल रहा हूँ, ये सॉल्ट है। Na को हटा के H, Na को हटा के H, तो क्या बन जाएगा? COOH, CHOH, COOH। सोडियम है, सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। अरे हाँ या नहीं? फिर Na और K को हटा क्या लगा दो? एसिड। नहीं तो इसको क्या कह रहे थे बोलो? सोडियम पोटेशियम टार्टेट। अरे बच्चे एसिड में H होता है, कब से Na और K आने लगा? ये सॉल्ट है, आया समझ में? अगर HH कर दो, चाहो तो लिख लो, चाहो तो ये लिख फॉर्मेशन COOH कर दो, यहाँ पे क्या कर दो CHOH और COH, तो कौन सा एसिड बन जाएगा? तो सिट्रिक। और टार्टेरिक क्या होता है बोलो? CHOH लिख लो, इन्फॉर्मेशन के लिए बस बता रहा हूँ। COH, ये कौन सा एसिड जल्दी बताओ? टार्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड है बोलो? टार्टेरिक। इज इट ओके? ये क्लासिफिकेशन क्लियर है? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से सारे बच्चे रिवाइज कर लेंगे। रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो एग्जांपल्स हो गए। किन्हें कहते हैं बताओ डेफिनेशन वाइज? जिनके पास कैपेसिटी हो किसको रिड्यूस करने का? टॉलेंस फेलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस? नाम क्या होता है? AgNO3NH4OH, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ से? कौन से कलर का पीपीटी बनता है? सिल्वर मिरर पीपीटी बनता है। बोलो हाँ या ना? उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट कौन सा होता है बोलो? एक होता है फेलिंग से और फेलिंग बी, पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O, जिसको ब्लू पेट्रोल कहते हैं क्लास 10th के अंदर। तो वो जो आपका हो जाता है वो क्या कहला जाता है बताए? फेलिंग से। फेलिंग बी हो जाता है सोडियम पोटेशियम बनता है। इससे बनने वाला पीपीटी रेडिश ब्राउन बनेगा, इंडिकेट करता है कि अल्डिहाइड का प्रेजेंस है। पहले इसलिए मैंने तुमको स्ट्रक्चर डिटेल से बताया कि अल्डिहाइड एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता क्या है। उसमें टॉप पर CHO होता है, ठीक ना? इसलिए ये सारे टेस्ट शो कर रहा है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट में कौन कौन हो जाते हैं? कॉपर सल्फेट और साथ ही सोडियम सिट्रेट हो जाते हैं। ओके, Cu2 ही होगा और हेलो फॉर्म आगे चल के वो आपको कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड कर देगा। हालांकि हम लोग 10 रिएक्शंस अलग अलग लिखेंगे, जिसमें हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है, ठीक ना? दोनों की डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो। ओके, तो अलग अलग रिएक्शन से हम लोग समझेंगे। क्लासिफिकेशन दो हो गया, समझ में आया? पहला कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। एक हुआ तो मोनोसैकेराइड्स, दो हुआ तो ऑलिग से 10, यस और नो, और 10 से ऊपर तो पॉलीसैकेराइड्स। तो ये सैकेराइड्स ग्रुप हो गए थे। सैकेराइड्स वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड सैकेरन, सैकेरन का मतलब होता है शुगर से, इसलिए सैकेराइड टर्म का इस्तेमाल किया गया। तीसरा बहुत आसान सा कैटेगरी है, लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस कार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया। सुनो, मेरी बात को समझिएगा। ये ओस टर्म जो लगता है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओस जो लग रहा है ना, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक सफिक्स यूज किया गया है। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं कहता हूं एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप हो, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, कौन सा ग्रुप हो? अल्डिहाइड। फिलहाल हम लोगों ने दो कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया है यहाँ पे, एक वो जिसके पास अल्डिहाइड हो, एक वो जिसके पास कीटोन हो। बोलो हाँ ना?
अब जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके पास कार्बन की जनसंख्या है 3 कार्बन है उसके पास और उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसका नाम क्या देंगे? 3 कार्बन विथ एल्डिहाइड ग्रुप, उसे कहते हैं एल्ड टर्म का इस्तेमाल करेंगे एल्डिहाइड के लिए और ट्राई का यूज़ करेंगे 3 कार्बन के लिए और पीछे लगा देंगे ओल और पीछे लगा देंगे ओस तो नाम हो जाएगा अल्डोट्राइओस। क्या नाम हो जाएगा? अल्डोट्राइओस। ओके, क्या नाम हो जाएगा? अल्डोट्राइओस। तो लिखिए, लिखिएगा पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग कार्बन सॉरी कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोहाइड्रिहाइड ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अगर 3 कार्बन हुआ, कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हुआ तो क्या हो जाएगा? अल्डोट्राइओस। लिखो ऐसे करके, ऐसे करके लिखो अल्डिहाइड के लिए ऐसे सारे बच्चे ALD लिखा अल्डोट्राइओस। समझ? 3 कार्बन के लिए अल्डोट्राइओस हो जाएगा। समझ में आया? अल्डो क्या हो जाएगा? ट्राइओस। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बोलो? 4 कार्बन के लिए टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करोगे अल्डो टेट्रोज। क्या यूज करोगे? अल्डो टेट्रोज। फिर अगर 5 कार्बन हुआ तो वेरी गुड अल्डो पेंटोज। नाम समझ में आ रहा है सभी को? कई बार ये क्लासिफिकेशन आपको लिखने के लिए आता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये कौन सा हुआ जल्दी बताइए? अल्डिहाइड। जल्दी बताइए। और अगर मैं इसी तरीके से बोल दूं अगर कीटोन कंटेनिंग होता तो कीटोन लिख देते। वेरी गुड। 3 कार्बन के लिए ट्राई, फिर क्या लगाते? वो कीटो ट्रायोस। और क्या हो जाता बताए यहाँ से? कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस। इज इट ओके? एक कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो लिखिएगा नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, 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 कार्बोहाइड्रेट। लिखिएगा पहला 3 कार्बन कीटो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। 4 कार्बन कीटो टेट्रोस और 5 कार्बन कीटो पेंटोस। यहां तक कोई कोई आपत्ति? चलिए अगेन बच्चे डेफिनेशन एवरीवन। डेफिनेशन में फिर से बोलना, एक OH या बहुत सारे OH? बहुत सारे OH। कायरल और कायरल रेनो सिमेट्री होता है या नहीं होता है? ऑप्टिकली या नहीं होता है? होता है। और उसके बाद या तो वो खुद कार्बोहाइड्रेट है या वैसा यूनिट्स वो दे सकता है। बोलो हाँ या ना? अगर सिंगल यूनिट है तो मोनो, 2 से 10 है तो ओलिगो, बहुत ज्यादा है तो पॉली, वैसा रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अल्डिहाइड है तो अल लगाओगे, तो अल्डो ट्रायोस पेट्रोस। इज इट ओके? अब उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे एक चीज को। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? सीधा और सिंपल स्ट्रेट बोलूंगा, बहुत बहुत। इसमें आप कोई इफ एंड बट्स नहीं लगा सकते, ये चैप्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सो हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। इससे 3-4 सवाल तक आने की कैपेसिटी रखता है ये, ठीक ना? और चैप्टर थ्योरेटिकल है, आसान है थोड़ा, ठीक है? इज इट ओके? उसके बाद ये हो गया आपका कौन सा? क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे? उसके बाद बच्चे आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थोड़ा बात सुन लेना, कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन?
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में याद करो, आपने एक टर्म बायोलॉजी में सुना है, सारे बच्चे ने सुना होगा क्लास 10 तक, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। बोलो यार, जाइमेज इन्वर्टेज सुना है ना? जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अरे बोलो हाँ या ना? फर्मेंटेशन प्रोसेस सुना होगा ना? कभी कभी आप देखते हो, हम लोग जब जाते रहेंगे तो व्हाइट व्हाइट कलर का एक फल गिरता है गर्मियों के स्टार्टिंग सीजन में सड़कों पर। दैट इज कॉल्ड एज अ महुआ। बोलो यार, उसको चुन के ले जाएंगे लोग। फिर उसके बाद वो ग्रेन्स जो होते हैं, चावल और फिर वो क्या नाम है आपको, गेहूं, इन सबको वो फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हैं बहुत दिन, है कि नहीं? और इससे देसी शराब बनता है। बनता ही नहीं बनता? पौवा। अरे बोलो, बनता है ना? दैट पौवा इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम महुआ। तो वो जो बनता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है एक बात बताना। वो फल के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनेस, अच्छा सुना होगा कई बार आपने, जानते ही होगे बेसिकली, जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर मेजर क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं किसी फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता होगा। ग्रेप्स का, एप्पल्स का। बोलो हाँ या नहीं? जो अल्कोहलिक, क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर क्या, सॉरी, फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को ही फर्मेंट करके उन्हें अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा सुन लीजिए, आपने एक और चीज का नाम सुना होगा, तारी का। देहात क्षेत्र में तारी मिलती है ना? तार के पेड़ से निकला हुआ रस, तार का पेड़, नारियल जैसा जो दिखाई देता है। क्या जी? क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है वो? अच्छा जो भी है भाई, तारी कहते हैं उसको, वट हटा। तार के पेड़ पे देखे हो कई बार चढ़ते हुए लोग मटके लटका देते हैं उसको। और तो बिहार के अंदर बंद हो चुका है, बट कहीं कहीं अभी भी फिलहाल मिलता है। बट सुनिए, लुक हियर, जब देहात क्षेत्र में आप जाते हो तो देखोगे वो भाई साहब कमर में एक रस्सी बांध के वो चढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसमें टहनियां तो होती नहीं है। ऊपर चढ़ गए और वो पूरा का पूरा घड़ा उतार के लाते हैं। बट आप सुने होंगे कई बार, अगर इन केस अगर जमीनी स्तर से जुड़े हुए हो, मैं तो भैया एकदम प्योर खगड़िया का ही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या है। तो वहां पे क्या होता है कि देहात क्षेत्र में जब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, तो चढ़ के क्या करेंगे, उतार के लाएंगे तारी को। आप सुनिएगा कहानी, अगर सूर्य उदय से पहले अगर इसको पिया जाए, इट हैज अ सर्टेन मेडिकेशनल बेनिफिट्स। शुगर रिडक्शंस में काम आता है और बहुत सारी चीज में यूज होता है, और इसमें कोई बिग डील नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम आपके कफ सिरप्स के अंदर इथेनॉल का कंटेंट होता है। बोलो हाँ या ना? इसी कारण से फैंसी ड्रिल पी लेता है। अरे बोलो हाँ या ना? वो जो बंदा छोटा छोटा बॉटल पीता है कफ सिरप का, किस लिए पीता है? क्योंकि उसके अंदर इथेनॉल का कंटेंट है। अरे बोलो हाँ या ना? अब वो जो पी रहा है, तो सुनो क्या होता है, तो उसकी मेडिफिकेशनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कब? जब सनलाइट उस घरे पे ना पड़ी हो, मतलब रात के 10-11 बजे आपने उस पेड़ में टांग दिया उसको, या फिर मान के चलो शाम के वक्त 8 बजे टांग दिया, और सुबह उठ के तुम 4 बजे जाके उसको उतार लिए, एंड इफ समवन इज गोइंग टू कंज्यूम इट, ग्रैब इट, तो भैया उसका काफी ज्यादा मेडिकेशनल बेनिफिट्स हो जाता है। बट सनलाइट पड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम है? चलिए थोड़ा सा उसका केमिस्ट्री समझते हैं। सनलाइट के पड़ने के बाद यूवी रेस के प्रेजेंस में बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन, बताओ, एचन्यू के प्रेजेंस में होते थे, और उस रिएक्शन के प्रोडक्शन के दौरान जो तार के अंदर से वो तार के पेड़ का जो रस निकला है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है हाई कंटेंट में, और जब कभी सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान वो बना देता है तोड़, बड़े मॉलिक्यूल, मतलब C12H22O11 का जो एक बंच है, उसको ब्रेक करके C6H12O6 बना देता है, और साथ ही साथ बना देता है C2H5OH। और C2H5OH ही तो मेन रीजन है आपके अल्कोहल। बोलो हाँ या ना? तो वही चीज जब सूर्योदय के बाद पी लेते हैं, तो उनका अलग बेनिफिट है। वो मेडिकेशनल बेनिफिट नहीं है, वो सोशल बेनिफिट है। हाँ, प्रजाति बदल जाता है, अजीबो गरीब हरकत। समझ में आया? तो वो जब भी पीना हो आपको, तो सुबह सूर्योदय से पहले पी लें, सूर्योदय के बाद ना ट्राई करें। इज इट ओके? चलो भाई, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं आपके इसी टाइम पर। हाँ, बायोलॉजी आपका कंटिन्यू रहेगा अभी।
बायोलॉजी आपका कंटिन्यू रहेगा उसी टाइम पे, ओके? टाइमिंग 7 बजे बोला तो था। बीच में 7 से 8, 8 से 9। अच्छा मैथ्स विद बायो क्या दिक्कत ऊपर वाला रूम पकड़ लो, पढ़ लो। बेस्ट ऑप्शन है, मैं कहीं जाने भी नहीं कह रहा। सर आएँगे ना सुन लीजिए, 1 मिनट जिसका गैप हो जाता है प्लीज़ 1 घंटा आप जाइए, वेस्ट मत कीजिए टाइम को। फैन ऑन कीजिए, बच्चा सब कुछ लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे मैथ्स विद बायो हैं। अब ये 6-7 दिन का क्राइटेरिया सर का छुट्टी बेनिफिट उठाओ। मैं क्यों सर तैयार है पढ़ाने के लिए तो अच्छा। 1 घंटा जाके अपना बैक रिवीजन